अरे बस 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 ठीक है चल। तो जब बेटा लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने बेटा जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था कि फोटोन की एनर्जी का पढ़ा था कि E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, लेकिन अपन डायरेक्ट यूज करते हैं 12,400 अपॉन लेमडा। लेमडा एंगस्ट्रॉन में लेना, एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है। कितने फोटोन एब्जॉर्ब करता है, एक। अब से जब भी मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब किया तो एन फोटोन एब्जॉर्ब कराने की जरूरत है, हमेशा एक फोटोन, हमेशा एक फोटोन। तो बेटा हमें सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं बात कहूं कि भाई हमारे पास सिंपल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन एब्जॉर्ब करता है बेटा, एक। अगर मैं तुम्हें कहूं कि सिंपल सी कहानी है बेटा आपके पास में कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पे आपने क्या किया कि 10 फोटोन डाले। कितने फोटोन डाले बेटा, 10 फोटोन डाले, और एक फोटोन 2 जूल का था। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, भाई एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आपने 10 फोटोन डाले और एक फोटोन की एनर्जी 2 जूल थी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, 2 जूल, क्योंकि वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है। हमारी बात में बाकी 9 फोटोन को उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात में उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल से, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ही फोटोन, उसके बाद की कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात में तो सिंपल सी कहानी है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी आज से शुरू हुई है, जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा 3-4 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो आज अपन तो थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर मतलब और मतलब होता है ना कैलकुलेटिव और आएगा, फिर आयनिक जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहां क्या हो जाए कंपेरिजन वाली, ट्रेंड्स वाले आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। तो जो कहानी क्या आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई गैसीय एटम है, कोई क्या है बेटा, गैसीय एटम, उस गैसीय एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है बेटा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, कि सर बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए क्यों, क्योंकि बेटा इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या रखता है बेटा, अट्रैक्ट करके। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो अगर हमें बाहर निकालना है तो ताकत लगानी पड़ेगी। बस सिंपल से कहना, आपने तो एक चीज देखी होगी, दो मैग्नेट जब चिपकी हुई होती है तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले मैग्नेट अंदर खींच रही होती है। तो हमें क्या करना होता है, इस वाले मैग्नेट से दूसरी वाले मैग्नेट को हमें ताकत क्या लगानी पड़ती है, ज्यादा लगानी पड़ती है, और क्या आ जाए बेटा, बाहर आ जाए, क्या आ जाए। तो सेम कहानी बेटा, हमें ताकत, तो यहाँ ताकत किस फॉर्म में चाहिए, एनर्जी किस में चाहिए, तो हम यहाँ से एनर्जी डालते हैं, क्या डालते हैं, एनर्जी। इतनी एनर्जी डालते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाए, उसे एब्जॉर्ब करके क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो वो मिनिमम एनर्जी जो हमें क्या है बेटा, मिनिमम बोला है मैंने, उससे ऊपर कितनी डालो, वो मिनिमम एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमने कहा कि सिंपल से कहना, प्रेरणा का हाथ है वो 10 न्यूटन फोर्स पे टूट जाता है, तो क्या हम 8 न्यूटन का फोर्स देकर टूटेगा, 9 न्यूटन पे, 9.9 पे, 10 पे, और 10 के बाद कुछ भी, दो सब पे टूटेगा। तो मतलब 10 न्यूटन से पहले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, उससे ज्यादा पे बाहर आएगा, उससे ज्यादा पे ही। आ रही बात में, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। तो यही इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम एनर्जी है। तो अब ध्यान से कि मतलब जो यहां से हम एक फोटोन डाल रहे हैं और जो एनर्जी आ रही है वो एक फोटोन की तो एनर्जी है। मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किससे अचीव होगी बेटा, एक फोटोन से। और एक फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा, 12,400 कूलम लेमडा। बोलो कोई दिक्कत है, मतलब मुझे, और मिनिमम है, उससे अगर कम दे दी तो काम की नहीं है। अरे बात में तो सिंपल सी कहानी है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो हमने बताई थी तुम्हें, क्या है बेटा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ गैसियस एटम, क्या है, नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एलिमेंट इज 228 किलो जूल पर मोल, देन फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू जस्ट आयोनाइज का मतलब जस्ट बाहर निकालना है, बाकी कुछ नहीं, जस्ट मिनिमम। तो भाई सिंपल सी कहानी है, ये मेरे पास एटम है बेटा। अब वो कहता है कि मैंने यहां से एक फोटोन डाला, और जब फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, तो मुझे पता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। मतलब इतनी एनर्जी का फोटोन दे दो, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी का फोटोन है दे दो।
तो हमें पता है 288 है बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की मिनिमम एनर्जी, कि भाई बाहर निकालने, यहाँ पे 288 मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो हमने कहा ये फोटोन पकड़ निकल बाहर। तो ये मतलब एनर्जी किसकी एनर्जी होगी बेटा, किलो जूल पर मोल। ये एक फोटोन की एनर्जी है बेटा, और अपना फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको क्या कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा, और जो लेमडा आएगा वो किस में आएगा, सीधा ही एंगस्ट्रॉन। वैल्यू जान रहे, एंगस्ट्रॉन लिखोगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ जो लेमडा था वो किस में था, एंगस्ट्रॉन में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट वन आता है बेटा बॉन्ड एनर्जी। क्या आता है बेटा, बॉन्ड एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि किसी, अब देखो, अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी। हमारी बात समझ, तो हमें पता है, सिंपल सी कहानी है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड नॉन एज ए बॉन्ड एनर्जी। किसी बॉन्ड को तोड़ना है हमें, किसी बॉन्ड को तोड़ना है। तो जैसे अगर अपन बात करें इस बॉन्ड के बारे में, क्लियर है, ये अपने पास एक बॉन्ड है बेटा, मैंने यहाँ से एक फोटोन डाला, क्या डाला बेटा, फोटोन। इस फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया। अब अगर ये फोटोन को मैंने एब्जॉर्ब किया, तो अगर ये बॉन्ड है और ये किसी एनर्जी पे कनेक्टेड है, बॉन्ड एनर्जी पे, अगर उससे कम एनर्जी दूंगा तो बॉन्ड टूटेगा क्या, नहीं। तो मतलब क्या हो गया कि मेरी जो फोटोन की एनर्जी है बेटा, अगर बॉन्ड एनर्जी से कम हुई, बॉन्ड एनर्जी से क्या हुई बेटा, कम, तो क्या बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बोलूंगा, नो बॉन्ड ब्रेकडाउन, कोई बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन अगर बेटा मैं क्या करूं कि अगर मैं फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के बराबर दे दूं, तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। जैसे फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के बराबर हुई, बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। लेकिन जस्ट टूटेगा, जस्ट टूटेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बराबर दिया जस्ट टूट जाएगा। लेकिन अगर मैंने फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा दे दी, तो देखो बड़ा ध्यान से, अब सिंपल सी कहानी है, प्रेरणा का 10 न्यूटन पे टूटता है, तो 8 पे टूटेगा, 9 पे, 10 पे टूट जाएगा, 11 पे भी टूटेगा। लेकिन 10 पे टूट के एक का बची हुई से क्या होगा बेटा, ट्रेवल करेगा। तो बस सिंपल सी कहानी है, हमने यहाँ पे एनर्जी डाली फोटोन की, तो बॉन्ड टूटा बेटा, बची हुई एनर्जी कहाँ चली जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो बेटा अगर फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के बराबर है, तो बॉन्ड क्या होगा, जस्ट ब्रेक होगा। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हुई, तो बॉन्ड टूटेगा और बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फोटोन की एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉन्ड जस्ट टूटा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और अगर कब फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से कम ही हो गई, तो टूटा उठा है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन वैलिड ही नहीं। ये इक्वेशन वैलिड तब है जब मिनिमम तो अप्लाई करो ही करो, उसके बाद कितनी देते हो तुम्हारी मर्जी। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज 384 किलो जूल पर मोल, ये कहता है उसकी बॉन्ड एनर्जी इसमें गिवन आएगी। फिर कहता है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू रिक्वायर्ड जस्ट ब्रेक द बॉन्ड। जस्ट ब्रेक द बॉन्ड का मतलब बॉन्ड को जस्ट तोड़ना है, जस्ट तोड़ना है, इसका मतलब काइनेटिक है, हमें पता है फॉर्मूला तो यही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब फोटोन की एनर्जी कितना, 384। और अगर फोटोन की एनर्जी 384 और हमें पता है फोटोन की एनर्जी का एक और फॉर्मूला जानते हैं, 12400 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को बराबर कर दे, और ईवी की जगह क्या रख दें बेटा, 96, क्योंकि ये किलो जूल में, तो क्या यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 2880 एंगस्ट्रॉम, अगर इतना हो, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आ रही बात में। तो हमें वेवलेंथ दी है बेटा फोटोन की, अगर मुझे फोटोन की वेवलेंथ दी है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा, 12400 अपॉन लेमडा। तो मुझे पता है बेटा 12400 डिवाइडेड बाय 2800 एंगस्ट्रॉम, और बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो और अगर किलो जूल में चाहिए तो 96 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मेरे पास फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। बोन एनर्जी तो पहले वाला क्वेश्चन सेम रहेगी, तो क्या बची हुई काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट, इसी के थर्ड पार्ट है, फाइंड आउट परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ ए एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू काइनेटिक एनर्जी, कितनी परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो टोटल एनर्जी तो मेरे पास 413 थी भाई। इस क्वेश्चन को जब मैंने सोल्व किया तो फोटोन की एनर्जी कितनी थी सेकंड वाले पार्ट में, तो सेकंड वाले पार्ट में जो फोटोन की एनर्जी थी वो क्या थी बेटा, 413 किलो जूल है।
पर मोल। कितनी थी? बोर्न एनर्जी बेटा मेरे को 384 थी और बची हुई काइनेटिक एनर्जी 29 थी। तो इस टोटल में से इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। इतना परसेंट क्या आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी में। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी का फोर्थ पार्ट है कि इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 4100 एंगस्ट्रॉम देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बेटा फोटोन की वेवलेंथ इतनी है तो फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी बेटा? भाई जैसे में फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला यही है 12400 अपॉन लैम्डा और किलो जूल के लिए 96 से मल्टीप्लाई किया, सोल्व करने पे 288 किलो जूल पर मोल। अब ये तो बॉन्ड एनर्जी से क्या होगी बेटा? कम। तो मतलब बॉन्ड टूटा ही नहीं, टूटा नहीं तो कोई काइनेटिक एनर्जी है ही। हम कहेंगे बॉन्ड टूटा ही नहीं, कहानी खत्म। बॉन्ड ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। पहले बॉन्ड टूटेगा फिर काइनेटिक एनर्जी की बात है। आ रही बात समझ में? तो नेगेटिव में तो काइनेटिक एनर्जी वैसे नहीं होती। नेक्स्ट होना बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अपने पास क्या होता है, एक फोटो सेल है। क्या है बेटा? एक फोटो सेल। हम क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे दोनों तरफ एक मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगाए बेटा? मेटल के इलेक्ट्रोड। इसे कनेक्ट कर दिया एक छोटी सी बैटरी से। छोटी सी क्या कर दिया? बैटरी से। तो एनोड कैथोड को क्या करे? डिवाइड करे। हमने क्या कर दिया बेटा कि यहाँ से इस पे क्या करते हैं बेटा? लाइट डाली। क्या डाली बेटा? लाइट। क्या डाली बेटा? लाइट। जब हम मेटल पे लाइट डालेंगे तो हमने क्या किया? मेटल पे लाइट नहीं डाली, हमने एक तरह से फोटोन डाले। क्या डाले? फोटोन। अभी हमने पढ़ा था कि किसी कोई भी एटम है उसके ऊपर जब लाइट डालते हैं तो अगर उसकी लाइट की फोटोन की एनर्जी इतनी हो जाए मिनिमम कि वो किससे ज्यादा हो बेटा? या फिर आयनाइजेशन एनर्जी से। एटम के जितने जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी का अगर फोटोन डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन वो गैसियस एटम के लिए हम उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी गैसियस एटम पे जब लाइट को डालते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन निकल तो सॉलिड का भी सकता है। निकल किसका सकता है? सॉलिड का। तो किसी सॉलिड पे जब हमने, मेटल तो सॉलिड है, हमने लाइट को डाला तो लाइट को डालने पे क्या होता है बेटा? जो मेटल उसके आउटर मोस्ट में जो सरफेस है के इलेक्ट्रॉन है वो क्या निकलते हैं बेटा? बाहर निकलते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये जब ट्रेवल करेंगे तो इससे क्या जनरेट होगा? करंट। उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। और इस सेल को क्या बोलते हैं? फोटो सेल। फोटो सेल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ही बात है। आज हम फोटो सेल सबने देखे हैं बेटा, सोलर सेल। क्लियर है? सोलर सेल इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। अब जो बेटा सिंपल सी कहानी है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल बाय यूजिंग ए सुटेबल फोटोन बिकम ए फोटो इलेक्ट्रिक। ये किसी नॉन एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भाई मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता वो फोटो इलेक्ट्रिक से कोई लेना देना? बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकल बाद ट्रेवल करे चाहे ना करे उससे कोई लेना देना? बाहर निकला, जस्ट बाहर निकला, ट्रेवल किया, सब केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। नहीं निकला तो क्या कहेंगे? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारी बात में तो सिंपल सी कहानी है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन नॉन एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन। इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और करंट नॉन एज ए फोटो करंट। और सेल नॉन एज ए फोटो सेल। अब इसका कंसेप्ट बात करते हैं कि काम कैसे करता है। सेम वही कहानी है बस बटा इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी तो गैसियस एटम के लिए डिफाइन होती है ना। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी, हमारे पास एक क्या है बेटा? मेटल का एटम है। इस पे जब लाइट डाली हमने तो इसको इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? बाइंडेड है किसके साथ में? न्यूक्लियस के साथ में। किसके साथ बाउंड है बेटा? तो हमने यहाँ से एक लाइट डाली बेटा। अब जो न्यूक्लियस के साथ जिस एनर्जी से वो बाइंड है उसी का नाम है वर्क फंक्शन। उसी का नाम क्या है बेटा? वर्क फंक्शन। क्लियर है? उसी का नाम क्या है बेटा? वर्क फंक्शन। अब अगर बेटा हमने इस पे लाइट डाली और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा? इस वर्क फंक्शन से वर्क मतलब इतनी एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, इतनी ये कहता है इतनी मिनिमम प्रोवाइड कर दो मैं बाहर हूं, इससे कम पे बाहर है, इतना मेरे पे न्यूक्लियस का एहसान है। न्यूक्लियस का इस पे क्या है बेटा? एक तरह का एहसान है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस फोटोन की लाइट को डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वही हम लाइट डालते हैं, जो अगर फोटोन की एनर्जी जैसे ही वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया हम इसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इफेक्ट। तो अगर सिंपल सी कहानी है तो वर्क फंक्शन क्या हो गया बेटा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल सरफेस नोन एज ए वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन का दूसरा नाम है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम। मिनिमम या मैक्सिमम दोनों होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। क्या होता है? लिमिट। तो यहाँ एनर्जी मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम? इतनी तो दो ही दो, मैक्सिमम कितनी दो कोई दिक्कत है नहीं। मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या? सारी भाई प्रेरणा का 10 पे टूटता तो 15 16 17 कितना जोड़ो, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? 10। तो यही कहानी है कि इतना तो दो ही दो, उसके बाद मर्जी है, ऊपर तुम्हारी मर्जी है। मर्जी है उस पे कोई मनाही, लेकिन मिनिमम तो इतना देना ही। अरे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बड़ा ध्यान से कि हमें कहानी क्या समझ में आई बेटा, कि अगर मेरे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हुई बेटा? कम, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो। वही बोन एनर्जी वाला खेल लिए। अगर मेरे फोटोन की एनर्जी 5 के बराबर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और अगर मेरे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब होगा। बाकी बची हुई एनर्जी किसमें? भाई मैंने ज्यादा एनर्जी का फोटोन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, और बची हुई से क्या करेगा? ट्रेवल। तो वही बोन एनर्जी वाला खेल हो गया बेटा वापस से। तो मैं यहाँ पे बोन एनर्जी की जगह क्या लिख दूंगा? फाई इक्वल, देखो यही तो था, फोटोन की एनर्जी इक्वल टू बोन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ क्या लिख दिया? फाई। क्या लिख दिया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर। तो बेटा वर्क फंक्शन क्या है बेटा? मिनिमम। क्या है बेटा? मिनिमम। अब देखो बेटा वर्क फंक्शन भी तो एक एनर्जी है। वर्क फंक्शन भी क्या है कि, और एनर्जी को हमें पता है कैसे लिखना होता है बेटा? एच म्यू नॉट। इस देखो हमें पता है फोटोन की एनर्जी को मैंने एच म्यू लिखता हूं। क्या लिखता हूं? वेवलेंथ को एच सी अपॉन है लेमडा। तो इसको थोड़ा अलग से लिख दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। एक मेटल का फिक्स होता है। हर मेटल का अपना अपना होगा, लेकिन हर मेटल का क्या होता है? फिक्स होता है। तो वर्क फंक्शन तो जैसे आयरन का, जैसे मान लो 288 है, तो हर आयरन के टुकड़े का 288 रहने वाला है, 288 रहने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला। हमारी बात में तो ये क्या है बेटा? वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है। तो ये अगर ये एनर्जी कांस्टेंट हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी। तो हमने इसको थोड़ा अलग से लिख दिया ताकि हम समझ सकें कि भाई ये तो भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, मर्जी है जैसा फोटोन डाल लो, लेकिन ये तो फिक्स हुई ना। तो हमने इसको म्यू नोट लिख दिया। क्या लिख दिया? तो क्या हो गया? एच न्यू नोट। और इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोल दिया? अब फाई क्या है? मिनिमम एनर्जी। अगर ये मिनिमम है तो ये भी क्या होगा? मिनिमम। मतलब यहां पर भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया बेटा? मिनिमम आएगा। मतलब कम से कम इतनी तो चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए। इससे ज्यादा कितना है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम का खेल समझो ना। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? मिनिमम। तो म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन बेटा मुझे पता है, इसको मैं एच सी अपॉन लेमडा नॉट भी लिख सकता हूं। अब बेटा एनर्जी 5 मिनिमम है, तो ये क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। तो यहाँ थ्रेशोल्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम। कि मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं, ये मैक्स है। इससे मैक्स वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नीचे सारी अलाउ। तो देखो कहानी वो अगर फ्रीक्वेंसी में कंपैरिजन कराएगा तो कम से कम इतनी चाहिए, इससे ऊपर वाली सारी अलाउ कर दूंगा। और लेमडा नोट में पूछेगा तो ये मैक्सिमम है, इससे नीचे वाले सारे अलाउ कर दूंगा, इससे ऊपर वाले अलाउ नहीं करेंगे। क्या ये कहानी समझ में आई बेटा? पक्का? तो हमारे पास कहानी क्या होगी बेटा, कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो म्यू नोट के क्या होनी चाहिए? या तो बराबर या ज्यादा, क्योंकि ये तो मिनिमम है। लेमडा नोट मैक्सिमम है, मतलब मैक्स टू मैक्स इसके बराबर हो सकते हो या इससे कम, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। तो फाई क्या होना चाहिए बेटा? फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, लेकिन लेमडा लेस देन इक्वल टू, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो क्या करता है? लेमडा की वैल्यू देता है। नीचे लिख रखी होंगी क्या? चलो ऊपर अपन इसे लिख लेते हैं। अब बुढ़ापे का निशानी है बेटा। ठीक है, चलो जी। अच्छा बेटा नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से कि अगर अपन बात करें, ध्यान समझना चाहिए बात नहीं। ले रे यार माता, तू खुश रहे बस, तेरे तू खुश रहे बस, अब रो मत दिए।
है ना। अब जरा ध्यान से, ठीक है, कुछ नीचे करिए, कितना आराम से बैठे हुए, एक मिनट बैग भी नहीं उतारा अभी, पता भी नहीं चले किसी को। लाल कलर के कोट पे पहन के बैठी आराम से, बैग बैग तो उतार ले माता। कैसे सर्दी में हाथ पैर जमे हुए हैं, कुछ नहीं पता क्या होता है, बस पड़े हैं। अब थोड़ा ध्यान से क्या करके आइए। मजे। अच्छा तुझे बड़ा पता है। अब तो ध्यान से बेटा, कि अगर मुझसे कह दो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है बेटा, तो फोटोन की एनर्जी 1.5, 1, 2, 4, 4.5, किस किस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, इन तीनों पे ऑब्जर्व होगा। अगर बेटा लेमडा नॉट मेरा पास 4000 एंगस्ट्रॉन है, तो लेमडा बेटा 1000, 2000, 3000, 5000, 4000, 4100, बस इन्हीं पे होगा। इससे कम कम वाले अलाउड है। इसी तरह म्यू नॉट है, ज्यादा और बराबर वाले अलाउड होंगे। आगे समझ में, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, हो गया चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं है, हाँ हाँ, तो भी फिर उम्र 11th वाली है बेटा। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 300 नैनोमीटर एंड वर्क फंक्शन इज ए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई सिंपल सी कहानी, क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा, फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा, 5 प्लस है कई, और फोटोन की एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा, 12400 अपॉन लेमडा, 5 दे रखा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, बोलो कोई दिक्कत है। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अरे बात में कि सर मिनिमम भी आ सकती है क्या, ये बड़ा काइनेटिक एनर्जी सिंपल सी कहानी, यहाँ पे बिना लॉस के निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, हमने यहाँ से लाइट डाली, ये वर्क फंक्शन को तोड़ा, फिर हमने कहा सारी बची हुई एनर्जी काइनेटिक में चली गई। कुछ कुछ हो सकता है, कुछ लॉस भी हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर वाला ही नहीं निकल के अंदर वाला निकालना पड़ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, इग्नोर क्या करते हैं, मतलब हमारे सामने कहा कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रही है, जबकि रियलिटी में सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। हर समय तो हमने ये क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी आपने कैलकुलेट किया वो लिटरली में उतनी आएगी क्या, नहीं, उससे कुछ कम आएगी। भाई बॉन्ड तोड़ा आपने, फोटोन दिया, ये वर्क फंक्शन टूटा, तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाने वाली, वो तो हम जो निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं गई, नहीं गई वाली कहानी में यही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। टोल लेवल पे अपन नहीं देखते इधर उधर की बात को, ठीक है। तो अपनी क्या देखेंगे कि नहीं पूरी की पूरी काइनेटिक में गई, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब लिटरल जो एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमारी एनर्जी से क्या आएगी, कम। क्वेश्चन अब इसको पूछेगा कैसे, थ्योरेटिकल में, कि जो आपने काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली है, क्या उससे लिटरली में थोड़ी कम आएगी क्या, हाँ आप कहोगे कम आएगी। आई मैं, हम जो निकाल रहे हो मैक्सिमम है, क्या है बेटा, मैक्सिमम, कुछ लॉस भी होगा। हाँ इसलिए तो अंदर वालों का अलग होगा। तो हमने सरफेस वाले हमने क्या लिया बेटा, बाहर वाले का जो पढ़ा है, अंदर वाले के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, इसलिए तो मैक्सिमम आ रही है, क्या रही है, अंदर वाले का और ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। हाँ, तो जो ध्यान से, मेटल में क्या आउटर मोस्ट सरफेस है, मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन की खान होती है, अंदर वाले तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता, भारी बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, भारी बहुत है इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर समय में। तो फिर वो क्या होता है, फिर थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, इसलिए तो फाइव भी बदलेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, कौन फाइव तो चलो फिर भी बहुत सा कम सा वेरी करता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत वेरी कर जाएगी। हमारी बात में भाई वर्क फंक्शन तो उसने कह दिया इतना है, क्लियर है, हाँ उनका लिए नया वर्क फंक्शन होगा, वैल्यू तो होगी, पर वो ऑलमोस्ट क्या होगी बेटा, हमने वो सरफेस भाई पूछा तो उसने सरफेस, भाई वर्क फंक्शन वो सरफेस वाला है, क्या है बेटा, और हमने कहा काइनेटिक एनर्जी भी सरफेस वाले की निकाली इलेक्ट्रॉन की, ये मैक्स है, इससे कम ही होगी, इससे कम ही होगी। ऐसा में अगर अंदर वाला निकला तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी और कम होगी। नेक्स्ट होने की क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ कितनी है बेटा, ये क्या हो गया, तेरे कारण हो रहा है सब कुछ, फिर से होगा, चल मैं अभी हो जाए भाई सही, ध्यान दे मेरे को। नेक्स्ट सुन बेटा, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
और वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज कितनी है बेटा, 410 नैनोमीटर। कहता वर्क फंक्शन निकालो, क्या आराम से निकाल सकते हो भाई, हमें पता है 12,400 अपॉन 4100 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन, यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा। अब वर्क फंक्शन के बाद में क्या पूछा बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो मुझे पता है वर्क फंक्शन इक्वल टू 12,400 अपॉन लेमडा नॉट, एक ही बात है। और यहाँ से लेमडा नोट आ गया तो म्यू नोट क्या होगा बेटा, सी अपॉन है, इसे कैलकुलेशन आसान है क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आएगा, चलने दो। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बेटा इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, अब सी हो जाएगा ना, नहीं सॉरी होने नहीं देती है तो हमें जादुई ताकत लगाती है। नेक्स्ट बेटा इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, तो बेटा इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर, क्या होता है बेटा, नंबर। अपन कई बार कहते हैं यार कितना गहरा कलर है, मतलब इंटेंस कलर है, मतलब क्या हो गया उसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, मतलब उस कलर के फोटोन ज्यादा है, क्लियर है। तो ये सिंपल इंटेंसिटी ऑफ फोटोन का मतलब हो गया फोटोन के नंबर, हमें नंबर से मतलब, बाकी उससे कोई लेने देना नहीं है। तो मैंने कहा इंटेंसिटी बढ़ी मतलब नंबर बढ़ी, बाकी उससे फोटोन की एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। अरे मान में भाई आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो आपने कहा एक इतने सारे हैं और आपने कहा इतने सारे हैं, लेकिन इसका मतलब एक सिक्का तो 1 रुपए का ही रहने वाला है ना, इतने सारे होने से वो एक सिक्का 2 रुपए का थोड़ी हो जाना है, लेकिन नंबर बढ़ जाने, क्या बढ़ जाने, नंबर। If photon those have frequency is greater than equal to threshold, then छोड़ो इसको, तो पढ़ते हैं पहले। अगर बेटा देखो सिंपल सी कहानी ध्यान समझना कि मेरे पास ये मेटल है बेटा, मैंने कहा इसका जो फ्रिक्वेंसी है आपकी या वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 1000 फोटोन डाले, क्या कुछ भी फर्क है क्या 1000 के 2000 डाल लो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा और वो कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही, मुझे तो 2 चाहिए मिनिमम, भाग जाए यहाँ से, 2 तो लेगा नहीं। अब सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं डाल के 2 का डालता तो अगर मैं 1000 फोटोन डालता तो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर आते, और 2000 फोटोन डालता तो मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ, लेकिन कब, फोटोन फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, या लेमडा लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट, उसी कंडीशन में, बाकी तो अलाउ ही। अब मुझे पता है बेटा सिंपल, ये कब कहानी है, जब म्यू ग्रेटर देन क्या हो बेटा, म्यू नॉट एनर्जी, करंट समझ में आ गया। अब मुझे पता है बेटा कि जितने फोटोन ट्रेवल करेंगे उतना करंट आएगा, जितना फोटो इलेक्ट्रॉन करंट करेंगे, तो करंट प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया हो, अगर बाहर ही नहीं आया तो ग्राफ अलाउ नहीं है, आपको करंट आया ही नहीं, कहीं का करंट कर रहे हो, तो इसका मतलब करंट क्या इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा, लेकिन कब है बेटा, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा हो तब तभी। अब काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, कि सर इसको क्यों नहीं होता लेना देना, जो सिंपल सी कहानी है कि आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, और यहां से हमने फोटोन डाले, तो और 1 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये वर्क फंक्शन फाई है, तो फोटोन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब्सॉर्ब किया, -5 इक्वल टू, अब आपने 1000 फोटोन डाले, इस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया क्या, तो इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, फिक्स, मतलब आप जितना मर्जी है फोटोन डाल लो, कोई फर्क है नहीं पड़ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में जब ग्राफ बनाऊंगा, तो मर्जी है जितना डालो, ग्राफ क्या रहना है, कांस्टेंट, क्लियर है कि सर ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा, जीरो नहीं होगा, मैंने कहा ये भी तब अलाउ है जब म्यू क्या हो बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब आपको यहाँ ग्राफ है, वरना तो यहाँ ग्राफ यहाँ से थोड़ी स्टार्ट होता ही नहीं ग्राफ, हम कहते कोई ग्राफ ही नहीं है। ये ग्राफ भी कब है, जब म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, पर कांस्टेंट है, क्या है बेटा, कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं बेटा अलग अलग लाइट के फोटोन डालने लगूं, एक बार 2 का डालूं, एक बार है 4 का, एक बार है, तो मैं अगर फोटोन की एनर्जी बदलने लगूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, बोलो बदलेगी ही नहीं बदलेगी, तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी क्या करती है बेटा, इफेक्टेड होती है।
और मुझे पता है फोटोन की एनर्जी एच म्यू, 5 h म्यू नॉट प्लस ए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बेटा, एच म्यू माइनस ए म्यू नॉट, इसको उधर भेज दिया। अब बेटा अगर देखो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब कम से कम म्यू किसके बराबर हो जाए, म्यू नॉट के। म्यू की सारी वैल्यू भी डिफाइन है, जब म्यू म्यू नॉट के बराबर होगा तब पहली बार इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पहली बार बाहर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। उसके बाद जैसे जैसे मैं म्यू बढ़ाऊंगा क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डायरेक्टली बढ़ेगी एक तरह से, लेकिन उससे पहले बढ़ेगी नहीं, और उससे पहले बढ़ेगी नहीं। तो देखो ग्राफ कैसा है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में बनाऊं तो फ्रीक्वेंसी की शुरुआती वैल्यूज पे नहीं है, जब वो म्यू नॉट हो गया तब पहले वाले इलेक्ट्रॉन बाहर है, उसके बाद जितनी बढ़ाऊंगा या जितना ये बढ़ाऊंगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या ये कहानी समझ में आई बेटा, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या था बेटा। नेक्स्ट बना बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है बेटा, ये अजम्पशन पे बना हुआ था मॉडल है। किस पे बना हुआ मॉडल है, अजम्पशन पे। तो बोहर ने पहले क्या किया, अजम्पशन दी। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि इसने कहा कि कुछ बातें मेरी बात मान लो तुम, कुछ मेरी बातें मान लो, फिर मैं तुम्हारी मान लूंगा, मतलब तुम्हारी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा लेकिन मेरी बातें मान लो पहले। क्लियर है, तो हमने कहा ठीक है तेरी बातें भी मान लेंगे, हमारे तो क्या ही है। तो बोहर के जो पोस्टुलेट हैं भाई अजम्पशन की अगर बात करें तो ये थ्योरी बेस किस पे बेटा, क्लासिकल फिजिक्स पे। इस पे बेटा क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है, क्वांटम मैकेनिक्स पे, क्वांटम मतलब जो अभी पढ़ के आएंगे वाले क्वांटम थ्योरी पे ना। इसने पहली बात क्या कहा, देखो शुरुआत में इसने लोगों को बताया कि देखो रदरफोर्ड साहब का भी गलत हो गया सब मॉडल वॉडल, अब मैं बताता हूँ तुमको, मेरी बात मान लो तुम। लोगों ने कहा ठीक है, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, तू पढ़ा लिखा है, तेरी बात मानेंगे। तो उसने लोगों को बताया, इसने काफी ठीक ठाक बताया था काम है ना, कि एटम कंटेन 2 पार्ट, एटम के 2 पार्ट है, एक न्यूक्लियर और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। बोलो कोई दिक्कत है। फिर इसने क्या कहा कि न्यूक्लियर पार्ट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए एटम एंड कंटेन ए न्यूक्लियॉन्स। क्या रखता है बेटा, न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस में रहते हैं उन सबको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ नोन एज ए ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ए क्लोज सर्कुलर पाथ। ये बातें तो रदरफोर्ड ने भी कही थी, एज इट इज चिपका दी। आप जो बड़ा ध्यान से लिखा नहीं कर छोड़े ना, चलो कोई नहीं। अबे अब थोड़ा ध्यान से, इसने क्या कहा बड़ा ध्यान से कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये सर्कुलर ऑर्बिट है बेटा। इन सर्कुलर ऑर्बिट को कहा कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है इनकी एनर्जी फिक्स है, और जिनकी एनर्जी फिक्स होने की उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, मतलब ये ऑर्बिट अपनी जगह से हिलता नहीं, ऑर्बिट जगह पे फिक्स है, ऑर्बिट अपनी जगह पे फिक्स है। मतलब ऑर्बिट फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास एक बिल्डिंग है बेटा, अगर आप बिल्डिंग पे अगर आप फ्लोर की बात करो, क्या करो बेटा, फ्लोर की, और आप यहाँ जमीन पे खड़े हो, क्लियर है, तो ऑर्बिट आपको अगर फ्लोर पे जाना है तो आपको उछल उछल के जाना पड़ेगा, क्लियर है। आपके लिए थोड़ी है कि भाई आप खड़े हो तो फ्लोर ही नीचे आ गया पूरा का पूरा, आप चढ़े फिर फ्लोर ऊपर उठ गया। लिफ्ट, लिफ्ट नहीं है यहाँ, लिफ्ट नहीं है ना, क्लियर है। तो बस तुम सिंपल से कहने तुम ऊपर, बस सिंपल से कहने तुम उछल के तो नहीं तुम जा रहे हो, मतलब फ्लोर तो तुम्हारे लिए पूरा नहीं आ रहा ना, क्लियर है। लिफ्ट आ गया तो फिर स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं हुआ ना, बात स्टेशनरी की है। तो मतलब सिंपल सी कहानी है, तो नहीं कह रहा तो नहीं आता ना, ये तो बोल रहा हूँ, क्लियर है, मतलब वो आता नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या, इसने कहा कि ऑर्बिट फिक्स है, इलेक्ट्रॉन को इधर इधर जम मारना है, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर, मतलब ये ऑर्बिट अपनी जगह बदलेगा नहीं। क्यों ऐसा इसने कहा, क्योंकि सिंपल सी कहानी है, इससे पहले रदरफोर्ड वाले में ड्रॉबैक आ चुका था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वही तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो ऑर्बिट है, तो उसने कहा ना ऑर्बिट तो फिक्स है, वहां आके इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो घूम लो। मतलब क्या हो गया कि और भी इलेक्ट्रॉन के घूमने का ऑर्बिट इधर उधर अपनी जगह नहीं बदलेगा। किसमें, तो ऊपर जाएगा फिर, इधर से नीचे नहीं जाए, तेरे तरफ दिमाग थोड़ी उसमें, क्लियर है, बड़ा फिक्स रहते हैं ये, कुछ कम हम तो हमने एनर्जी देते हैं तो करते हैं, वरना तो कुछ करता ही नहीं है वो।
हाँ, अब देखो ध्यान से, इसने फिर क्या किया, देखो ध्यान से, इसने कहा कि इन ऑर्बिट का नाम क्या, इनको क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट, और इनके नाम रखे बेटा। इसने कहा ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे। क्लियर है? इनको क्या बोला, ऑर्बिट। क्या बोला, ऑर्बिट। इनके ये तो क्या हुआ बेटा, नंबर। इनके इसने नाम भी रखे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ये सब कैपिटल में, ये सब क्या है बेटा, कैपिटल में। इनको इसने बोला सेल। क्या बोला बेटा, तो जब अंग्रेजी में अल्फाबेट के लिए नाम रखा तो सेल, और न्यूमेरिकल नंबर में ऑर्बिट। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मैं वन फर्स्ट सेल बोल दूं चाहे के ऑर्बिट बोल दूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो नंबर याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले छठा ऑर्बिट मतलब कौन सा है, पी सेल या पी ऑर्बिट, बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात समझ में। छठा ऑर्बिट और पी सेल क्या है, सेल। अरे रख दे भाई, बोलो कोई दिक्कत है। जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, चलो जी, वेरी गुड। तो ये चीज सबको क्लियर हुई बेटा। अब तो बेटा ध्यान से, इसने एक नई चीज हमें क्या बताई बेटा, इनका ऑर्बिट का नाम रखे बेटा इसने 1 2 3 4, इससे के एल एम एन, और सब कैपिटल में याद होनी चाहिए बेटा ना। नेक्स्ट वन है एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स। हर स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी क्या है बेटा, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज एनर्जी और नॉर गेन एनर्जी अनलेस अंटिल इट रिवॉल्व इन ए सेम। अगर वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहा तो ना तो एनर्जी लूज करेगा, नहीं। ये बात इसलिए इसने ऐसा बोली क्योंकि बेटा उससे पहले बात हो चुकी रदरफोर्ड वाले में, तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा। लोगों ने कहा क्यों, कि उसने वही एग्जांपल कि अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, कि घूम रही है, तो उसने किया कि नहीं, कि बस हमारे इलेक्ट्रॉन भी वैसे समझो, ये भी लूज है, नहीं करेगा। लोगों ने कहा ठीक है तेरी बात, उधर वो भी नहीं करे तो ये भी नहीं करेगी। और बहुत ना इधर से मतलब सिंपल यानी मोस्टली तो स्लो नहीं हो रही ना, आप वो जियोग्राफी वाली बात करेंगे। क्लियर है, कितना कोई स्लो नहीं हो रही, बहुत हमें फर्क पड़ रहा हो ना। बात दो जा जाए, 2-10 साल से हम जी रहे हैं, तू मरेगी तब तक तो होनी नहीं है, तो तेरी टेंशन लेना, अगले जन्म में क्या पता तो कीड़ा मकोड़ा बनी। अच्छा, कुछ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, जो चुड़ैल उड़ेल पेड़ सीधा कर लेती है। इन्होंने अपग्रेडेड एआई आ गई तो इनको अपना बॉडी सिस्टम इन्होंने ऑपरेशन करवा के पेड़ सीधे करवा लिए। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा, सिंपल बात नहीं। तो देखो अगर अपन बात करें तो अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए ना तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, ना ही एब्जॉर्ब करेगा, और ये घूमता रहेगा। ये क्या करता रहेगा बेटा, घूमता रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब तो बड़ा सिंपल से कहना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, जब लो से हाई में जाएगा तो बड़ा लो से हाई में कब जा पाएगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या करेगा, इट रिलीज क्यों लिख दिया, अच्छा ऊपर वाला है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन। और अगर बेटा व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन। मतलब जब ये क्या करेगा बेटा, लो से हाई में जाएगा, लो ऑर्बिट से किस में जा रहा है बेटा, हाई ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, एनर्जी को क्या करेगा। लेकिन जब हाई से लो में जाएगा तो क्या करेगा बोले इसमें कोई दिक्कत है आगे चलें बेटा। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव हायर एनर्जी स्टेट हो गया, तो अब ये मॉडल है, ये बेस्ड है बेटा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, एक से ज्यादा पे बेस ही नहीं है। मतलब आपसे कोई पूछे कि ये अगर ये मॉडल है हाइड्रोजन पे बेस है क्या, तो जनरली हाइड्रोजन लाइक सिस्टम पे बेस होता है। मतलब हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर कोई हाइड्रोजन लाइक एटम, इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं है वो, हाइड्रोजन की तरह उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये हीलियम पे बेस है क्या, क्योंकि हीलियम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हीलियम प्लस पे, हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। क्या लिथियम में बेस है क्या, लिथियम प्लस पे, लिथियम है 2 पे बेस, बेरिलियम +3 पे बेस है, किस पे बेस है, कार्बन है +5। क्लियर है, मतलब अब कितने पूछ सकता है ना हाइपोथेटिकली तो। बोलो कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट वन, इससे क्वेश्चन इसने बहुत ढंग से समझाया कि देखो एक इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो 2 चीजें होती है, एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ही लगेगा, mv² अपॉन आर। एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी रेडियस, और ये फिक्स है, ये क्या है बेटा फिक्स। अब सेंट्री जब बाहर की तरफ घूमेगा तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? आपने हमें घर पे सबने करके देखा होगा कि रस्सी ली होगी, उस पे किसी चीज को बांधा और उसे गोल गोल घुमाया है, सबने किया है ना। और जब वो गोल गोल घूमता है तो आपने देखा होगा कि जो रस्सी होती है वो टाइट हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा टाइट। अब जब सिंपल सी बाहर की तरफ तो तब भी अगर जब उसे आप घुमाते हो तब भी बाहर की तरफ वो mv² अपॉन आर ही लग रहा है, लेकिन अंदर की तरफ अलग फोर्स होगा, हर बार अलग लगे, सेंट्रीपिटल बदलता रहता है सिचुएशन के साथ में। तो हमारी जो सिचुएशन अभी है, हमारे पास क्या है बेटा अंदर न्यूक्लियस है जिसपे कैसा चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज है जेड ई, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेड है तो उसका चार्ज कितना है बेटा प्लस जेड ई। और जो सिंपल सी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना है माइनस ई, तो अंदर की तरफ उसे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। हर बार ये सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लग रहा है वो समझ में आ गया। तो जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना होगा बेटा के Q1 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा इसका चार्ज कितना है जेडी, Q2 कितना है माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ये अंदर की तरफ है बेटा और सेंट्रीफ्यूगल कहां पे है बेटा बाहर की तरफ। इसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता रहेगा इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जब तक इनका मैग्नीट्यूड सेम है ये घूमते रहेंगे बिना किसी एनर्जी लॉस के। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? तो जैसे तुम्हें फिजिक्स में पढ़ा भी दिया होगा जो रॉकेट होगी सैटेलाइट वेटेलाइट को जब स्पेस में छोड़ते हैं तो ऑर्बिट में घुमाते हुए भेजते हैं, एक बार ऑर्बिट में छोड़ दो फिर वो घूमता रहता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल क्या रहता है बेटा बराबर हो जाता है, तो हमें कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट वाली बड़ा सिंपल सी कहानी है कि अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। इसका नेक्स्ट ऑर्बिट क्या है इलेक्ट्रॉन है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर लेगा अनलेस अंटिल इलेक्ट्रो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है बेटा सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट, ये जो काम की पोस्टुलेट है ये क्या है बेटा एंगुलर मोमेंटम का, कौन सा है बेटा ये जो इसने फॉर्मूला दिया था ना ये मतलब इससे बताता है कि बहुत जीनियस था, उस टाइम इसके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज का। क्लियर है? मैं कहीं तरीके से प्रूफ नहीं था इसके पास, लेकिन आगे चल के डी ब्रोग ले आएगा उसने इसको प्रूफ किया और कहा यार क्या जीनियस आदमी था यार, मतलब इसने सोच के बता दिया ऐसा, मतलब होता ना किसी चीज को सोच के बता देना जीनियस ही होता है। मतलब उसने क्या होता है ना किसी चीज को इतना हद तक सोचा कि उसने कहा ऐसा ऐसा ही आएगा, उसका माइंड कैसे काम किया वही जाने, इसलिए तो उन्हें जीनियस बोलते हैं ना बेटा। आइंस्टीन भी जीनियस था, उसने भी बहुत सारी चीजें होती ना, बहुत सारी चीजें उसको उस टाइम उसका जो उसके टाइम पीरियड में फर्क है ना बेटा, जब वो आया तो प्रूव करना थोड़ा आसान हो जाए, आज कई चीजों को प्रूव करना बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। आज तो भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहा लेकिन इसको रिजल्ट नहीं पता कि यार हो कैसे रहा पता नहीं, फिर आंसर तो ये आएगा, आंसर तो ये आएगा, हो कैसे रहा पता नहीं, आंसर तो ये आएगा, इसे पता लग गया। मतलब ये कई तरह से भाई गॉड गिफ्टेड ही होता है। सिंपल सी कहानी है कि भाई न्यूटन है उसके दिमाग में आया है क्यों, मतलब होता है ना उसके सर गिरा, कईयों के गिर पे सर एप्पल गिरता, उसने क्यों सोचा, उसने सोचा ना भाई कि ऐसा हुआ। क्लियर है? अच्छा नहीं गिरेगा मेरे सर पे पंखा, चल उसके सर पे तो पंखा भी नहीं है, मेरे सर पे पंखा है यहाँ क्लास में। अब ध्यान से चलो चलो ठीक है। तो सिंपल जाने दो कि गॉड गिफ्टेड था, मतलब होता ना कि इसने सोच लिया और इसने क्या कहा कि बेटा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम है बेटा, कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है बेटा, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस ऑर्बिट में जब वो घूमेगा तो सिंपल सी कहानी है घूमते समय मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम तो क्या होता है बेटा एमवी क्या होता है, और एमवीआर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, कि इलेक्ट्रॉन को जब सर्कुलर पाथ में घूमते हुए जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा, सर्कुलर पाथ में घूमते हुए जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा
वो MVR किसके इक्वल होगा बेटा, NH अपॉन ए 2 पाई के, NH अपॉन ए, n क्या है बेटा उस ऑर्बिट का नंबर, n क्या है उस ऑर्बिट का, h क्या है प्लांक कांस्टेंट, और ये क्या है 2 पाई। मतलब आपको ये वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा n की वैल्यू रखो, आंसर आपका। मतलब आप कहोगे कि मैं कहता हूँ सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो कहता है सेकंड ऑर्बिट में तभी घूमेगा जब उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रेडियस और मास का मल्टीप्लाई 2h अपॉन 2 पाई, मतलब h अपॉन पाई। जीनियस ही था कि किसी भी ऑर्बिट का उसने क्या बता दिया, किसी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बता दिया बिना किसी कैलकुलेशन के। भाई ये सब निकालना ही नहीं, सिर्फ n की वैल्यू रखनी है। और n क्या ऑर्बिट का नंबर है, तो n क्या है क्वांटाइज है, क्या है बेटा, मतलब एंगुलर मोमेंटम सारी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब सारी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन ए, 3h अपॉन ए, मतलब एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का क्या है बेटा, इंटीजर मल्टीप्लाई है, क्या है बेटा, इंटीजर h अपॉन 2 पाई का, किसका बेटा, h अपॉन 2 पाई का क्या है, इंटीजर मल्टीप्लाई। मतलब एंगुलर मोमेंटम हमेशा h अपॉन 2 पाई की फॉर्म में बढ़ेगा। जैसे एक एक रुपए का सिक्का तो 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे ना, तो ये कहता है h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल, ऐसा नहीं कि इंटीजर आएगा वैल्यू, वैल्यू इंटीजर है इसकी कोई गारंटी, h अपॉन 2 पाई का आंसर इंटीजर है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो h अपॉन 2 पाई का इंटीजर चलेगा, मतलब ये फिक्स रखूं तो यहाँ इंटीजर आएगा, यहाँ क्या आएगा, इंटीजर। तो सारी क्वांटम एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है नहीं है। तो क्वांटाइज कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो देखो बेटा मुझसे कोई पूछे कि h अपॉन 2 पाई n को 1 पे ही है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो हमसे क्वेश्चन है बेटा कि क्या 1.5 h 2 पाई पॉसिबल है क्या बेटा, कि सर देखो ये अभी इसको h अपॉन 2 पाई की फॉर्म में नहीं है, तो पहले से h अपॉन 2 पाई बनाओ, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे करूंगा तो ये हो जाएगा 3h अपॉन ए, तो क्या ये h अपॉन 2 पाई के बाहर इंटीजर आया कि नहीं आया, आ गया। ऐसे मुझसे कहा 2 पॉइंट h अपॉन पाई पॉसिबल है क्या, तो मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, जैसे मल्टीप्लाई किया ऊपर क्या हो गया बेटा 5, और 5 h अपॉन 2 पाई, तो h अपॉन 2 पाई इंटीजर आया, क्या ये वाला पॉसिबल है बेटा, क्यों, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्या, अरे ये पर नीचे ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है ना, यहाँ तो पाई था नीचे इसलिए मैं किया, यहाँ तो पहले वो h अपॉन 2 पाई दे रखा है, तो ये तो है ही नहीं। अब देना देना अलाउ है क्या, नहीं इसमें, क्योंकि सर इसमें नहीं कर सकते आप, h अपॉन 2 पाई दिया और हमसे गलती होती है बेटा, ये क्लियर है, h अपॉन 2 पाई है तो पहले 2 ऑप्शन में कराते हैं, इसमें भी टिका देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्या रात हो रहा नो h अपॉन 2 पाई, हरी बात में अगर नीचे पाई जैसे ये वाला केस आ जाए तो h अपॉन 2 पाई बनाना है, पहले h अपॉन 2 पाई दिया तो इंटीजर ही नहीं, कहानी खत्म। आगे बात समझ में, आउट ऑफ इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज ए, आगे बात समझ में, दिस इज नोन एज ए, नेक्स्ट बेटा मैथमेटिकल फिनोमिना ऑफ ए बोहर मॉडल, क्लियर है कि भाई मैथमेटिक्स क्या कहती है बोहर मॉडल की, तो सबसे पहला है बेटा कैलकुलेशन ऑफ ए रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की रेडियस को कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा हमें पता है कि बेटा हमें पता है ध्यान से बेटा कि माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कि कैसे है कि सर बोर का पोस्टुलेट है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो मैं यहाँ पे इस आर से एक आर काट दूं बेटा, इसको सोल्व किया नहीं ना, एक मिनट रुको क्यों काट दे, और ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये कौन सा है बेटा, एंगुलर मोमेंटम में क्वांटाइजेशन वाला है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, एम आर को तो डिवाइड कर दिया तो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और इक्वेशन सेकंड से डाटा उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं वेलोसिटी की जगह, कहां पे रख दूं बेटा, वेलोसिटी की जगह, जैसे मैं डाटा पुटअप करूंगा तो जो बेटा ध्यान से वेलोसिटी की जगह पर रखा बेटा एन एच, तो वेलोसिटी का स्क्वायर था तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई का क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर, एम का एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा एम स्क्वायर था तो एक एम से क्या गया बेटा, एक एम की पावर गई, और तो कुछ कट रहा है क्या,
और कुछ कर नहीं रहा, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये फॉर्मूला आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहां से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर निकालूंगा तो आर क्या आएगा बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम और के जेड स्क्वायर नीचे आ गया। अब बेटा अगर मैं इस चीज को, मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख लिया बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर था उसको ऐसे लिख दिया एच स्क्वायर 4 पाई एम स्क्वायर के जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर जेड क्या लिख दिया बेटा आगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में जितनी चीजें सब कांस्टेंट है, ये सारी चीजें क्या है, और इन सब कांस्टेंट में एच प्लांक कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के क्या है बेटा कूलम्ब कांस्टेंट, ई क्या है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इन सबको उठा के पुट कर दूं तो मेरे रेडियस का फॉर्मूला आता है ये 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। आगे बात समझ में? अब ये तो अपने 99% क्वेश्चन इसी से करने हैं अपने को, लेकिन वो क्या करता है, नौटंकी करता है। वो कहता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को दुगुना करूं तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास को दुगुना करूंगा तो रेडियस है आधी, और चार्ज के ई स्क्वायर, चार्ज के स्क्वायर के, तो अगर मैं चार्ज दुगुना करूं तो 1/4 टाइम घट जाएगी। आगे बात समझ में, ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट में हमसे पास है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट। तो एन की और जेड की वैल्यू रखनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। पहले हमें क्या पूछा है, हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो सबका कितना है 1 है, एन की वैल्यू रखते जाओ और क्या निकालते जाओ, रेडियस। नेक्स्ट वन बेटा कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, कैलकुलेट रेशियो, क्या पूछा है रेशियो। जब भी देखो रेशियो पूछे हमें कभी भी पूरा सोल्व नहीं करना चाहिए, क्लियर है। तो हमें क्या पूछा है बेटा, हमें रेडियस का फॉर्मूला ये है बेटा, तो हमें क्या कहा है कि थर्ड और बोहर ऑर्बिट ऑफ ए लिथियम 2+, तो आर थर्ड 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 का स्क्वायर और लिथियम के लिए एन की वैल्यू कितनी 3। इसी तरह से आर फोर निकालनी, क्या निकालनी है आर फोर 0.529 फोर्थ ऑर्बिट ऑफ ए हीलियम 4 स्क्वायर बाई 2, सीधा डिवाइड कर दो कॉमन टर्म कट जाएंगी। आगे बात समझ में, फिर वो हमसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है एक और, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ इज x एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इन टर्म ऑफ ए x। तो हम पहले क्या निकालेंगे, जो बेरिलियम उसकी थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे, फिर हम लिथियम की सेकंड ऑर्बिट की निकालेंगे और सीधा रेशियो लेंगे। सीधा क्या लेंगे, जैसे हम रेशियो लेंगे तो कॉमन टर्म्स कट जाएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा R3/27/16 4 कटेगा क्यों, ये नीचे आएगा ना, आ गया। अब हमें क्या बोला है R3x है, ये कितना है बेटा, तो इसकी जगह x रख दो तो R2 आ जाएगा। कैलकुलेट डायमीटर सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सेकंड बोर रेडियस ऑफ ए हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के सेकंड बोर ऑर्बिट की क्या निकालनी है बेटा हमें, डायमीटर सर्कमफ्रेंस और एरिया। तो डायमीटर कितना होगा 2r, सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, और क्या पूछा है बेटा हमसे, एरिया क्या हो जाएगा r, पता और सब निकले हुए, और r निकालने का फॉर्मूला क्या 0.529 एन स्क्वायर अपॉन ए जेड। नेक्स्ट वन अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेडियस। तो जो ग्राफ तुम्हें सबको आता है y इक्वल टू mx प्लस ए सी क्या होता है कांस्टेंट, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए कौन सा पता है, तुम्हें सबको पता है हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। अब बेटा हमें पता है कि हमारी रेडियस क्या है बेटा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अगर मैं एन को कांस्टेंट ले लूं, क्या ले लो बेटा, तो मेरा इक्वेशन ये बनेगी बेटा, अगर मुझसे रेडियस वर्सेस जेड में ग्राफ पूछे तो रेडियस कहां पर है वाई एक्सिस पर, ये तो सारा कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पे 1/z है कि जेड है, तो जेड इज क्या लिखूंगा एक्स। तो ग्राफ कैसा बना बेटा, कौन सा बोला हाइपरबोला। बोलो कोई दिक्कत है, लेकिन अगर मैं रेडियस की जगह वाई एक्सिस पे 1/z ले लूं तो मैं आर इक्वल टू, ये तो सारा के सारा क्या है कांस्टेंट, और 1/z की जगह क्या लिखूंगा, तो ग्राफ कैसी आई बेटा स्ट्रेट लाइन। स्लोप अलग लगाएंगे दोनों बार में,
लेकिन अगर अगली बार मैं ग्राफ बनाऊं बेटा आर इक्वल टू 0.529 n² अगर मेरा जेड कांस्टेंट हो जाए तो ये सारा कांस्टेंट है। पहले मैंने ग्राफ बनाया आर वर्सेज एन में, तो बेटा सिंपल सी कहानी है वाई एक्स एक्सिस पे ये तो सारा कांस्टेंट, एक्स एक्सिस पे एन स्क्वायर नहीं हो के एन है, तो एन की जगह एक्स लिखूंगा तो वाई इक्वल टू कौन सा बोला, पैराबोला। लेकिन अगर मैं रेडियस वर्सेज एन स्क्वायर में ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट मतलब कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट, किसी गिवन ऑर्बिट में वेलोसिटी कैसे निकालें। तो हमें पता है बेटा, अभी हमने पढ़ा ताजा ताजा, ये जो एमवीआर है, अच्छा एमवीआर किसके इक्वल है बेटा, एनएच अपॉन है 2 पाई के। तो वेलोसिटी क्या है बेटा, एनएच अपॉन है 2 पाई एम आर। अभी हमने आर की वैल्यू निकालना सीखी थी, इसमें पुट कर दें। जैसे हम इसमें पुट करके बेटा इसे क्या करेंगे, सोल्व आउट क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में मुझे पता है जेड और एन क्या है, ये वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, तो बाहर निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई के² अपॉन एच इंटू जेड बाई एन। और इसमें बेटा इन सब कांस्टेंट को रख के सोल्व आउट किया तो अपने पास वैल्यू क्या है बेटा, 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से कि यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये मीटर पर सेकंड में और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब जो बड़ा क्या यहाँ पे आपको लगता है कि वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, फॉर्मूले में है नहीं मास। इसका मतलब मास को दुगुना कर दूं, इलेक्ट्रॉन के दुगुना कर दूं तो भी वेलोसिटी कोई फर्क है, चार्ज से जरूर फर्क पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है, तो देखो बेटा उसमें मास भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का इनवर्सली। इसमें देखो मास पे तो डिपेंड नहीं करती और चार्ज के पर डायरेक्टली। आगे बात समझ में। अब बेटा हमसे पूछ ले कि वेलोसिटी निकालनी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट की, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे बेटा, वही फॉर्मूला है बेटा, जेड अपॉन एन की वैल्यू रखते जाओ और आंसर को सोल्व करते जाओ। नेक्स्ट वन फाइंड आउट वेलोसिटी रेशियो, क्या निकालना है बेटा आपको, वेलोसिटी रेशियो फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम 3+ एंड ए सेकंड ऑर्बिट ऑफ ए हीलियम प्लस। तो आपको क्या करना है बेटा, वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो आपको क्या करना है, दो वेलोसिटी निकालो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अपना नेक्स्ट करना था ग्राउंड स्टेट क्या होती है। ग्राउंड स्टेट होती है फर्स्ट ऑर्बिट नोन एज ए ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में जब अपन बाकी सिस्टम जो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सिस्टम है तब ये बात है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमेशा बटा n इक्वल टू 1 क्या है, ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आती है एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी सारी सारी क्या कहलाएंगे बेटा अपनी एक्साइटेड स्टेट। भाई सेकंड से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब सब क्या है, तो जो सेकंड वाली ऑर्बिट है वो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड है, ये हमारी ये फिफ्थ ऐसा है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वो एक्साइटेड स्टेट +1 होता है। एक्साइटेड स्टेट प्लस है, तो मैंने कहा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सी ऑर्बिट है, सिक्स ऑर्बिट। फोर्थ मतलब फिफ्थ, कौन सी होगी, फिफ्थ की एक्साइटेड स्टेट प्लस है 1। मैंने कहा 10th ऑर्बिट, तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट, 9th एक्साइटेड स्टेट। आगे बात में आगे पीछे चलेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट प्लस है 1। तो हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द रेशियो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है बेटा, थर्ड और एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ एक्साइटेड मतलब है, तो बेटा फिफ्थ ऑर्बिट के लिए फोर्थ ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल लोगे और उनका क्या निकालना है, रेशियो। अब हमसे अगर वो वेलोसिटी पूछे, क्या पूछे बेटा, वेलोसिटी से अगर वो मोमेंटम पूछे तो एमवी करके निकाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसको भी हम आगे वाले चैप्टर में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे तो इससे नहीं निकालेंगे। और अगर हमसे एंगुलर मोमेंटम पढ़े तो mvr करके कि nh/2π, कभी भी mvr करके कि सर वेलोसिटी दे रखे निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे, nh/2π डायरेक्ट है। आ रही बात में। नेक्स्ट वन फिर से बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेलोसिटी, सॉल्व कर ले। नेक्स्ट वन ग्राफिकल, इसको h/2π को h कट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, h कट, इस तरह से।
ध्यान रहे है ना, जैसे अपने पास ये आया था एंगुलर मोमेंटम का क्या आया था, NH अपॉन 2 पाई है ना, तो वो ऐसे लिख सकता है 2h कट। आ रही बात समझ? नेक्स्ट वन बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर पहले हमें ये फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं क्या करूं जेड को कांस्टेंट मान लूं तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड इंटू 1/n। तो अगर मैं जेड वर्सेज एन में ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा, हाइपरबोला। और जेड वर्सेज 1/n में ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं बेटा इनको कांस्टेंट मान लूं तो वेलोसिटी वर्सेज जेड का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें अगर अपन एनर्जी निकालें, क्या निकालें बेटा, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट हैव टू टाइप ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी होती है उसके पास से, दो तरह की एनर्जी होती है बेटा। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जनरेट ड्यू टू मोशन। क्लियर है, तो मोशन से जनरेट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब मुझे बड़ा पोस्टुलेट पता है प्लस जो उसका सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाला के जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर पर आर। अगर मैं बेटा यहाँ आर से आर कट जाएगा एक, तो के जेड स्क्वायर अपन आर इक्वल टू mv स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आएगा। और बेटा हाफ mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज की फॉर्म में आ गया, हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। आ रही बात सुने। इसी तरह से मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पार्टिकल की कितनी होती है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू वन का कितनी है बेटा, जेडी, न्यूक्लियस का चार्ज जेडी है बेटा। और क्यू टू क्या है बेटा, माइनस सी बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। बोलो कोई दिक्कत है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये कितना है बेटा, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल की वैल्यू रख दी, काइनेटिक की वैल्यू रख दी। अब जो बड़ा ध्यान से अगर आप इस चीज को समझो तो हमें पता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। टोटल एनर्जी क्या है बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ी कौन है, पोटेंशियल। और ऐसे सबसे बड़ी कौन है, काइनेटिक। क्यों में, तो अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं बेटा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम, और टोटल एनर्जी का दुगना पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, टोटल और पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव, काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव। जैसे मुझसे कहा कि आपकी टोटल एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है, तो मुझे पता है काइनेटिक सॉरी -5 है, तो काइनेटिक +5 सेम ही होता है। और पोटेंशियल दुगनी, दुगनी हो लेकिन माइनस में होनी है। मुझसे कहा पोटेंशियल -20 है, पोटेंशियल कितनी है, तो टोटल -10 और काइनेटिक है 10। तो हमसे क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसका डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का तो दुगना ही होता है। हमारी बात में ये चीज समझ में आई बेटा, जैसे बच्चों की नौटंकी आई कर लेना खुद से। अब थोड़ा डेरिवेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, डेरिवेशन की। तो बेटा देखो टोटल एनर्जी क्या है बेटा, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी। अगर बेटा ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है और मैंने अभी आर की वैल्यू निकालना सीखी थी बेटा, क्या आर को इसमें रख सकता हूँ बेटा, और इस आर को रख के सोल्व करते करते यहां तक पहुंचते हैं, ले रहे काट कुट के आता है। और उसमें से बेटा जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। और इन कांस्टेंट की वैल्यू रख के सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारी बात में अब जो बड़ा ध्यान से कि जो टोटल एनर्जी है बेटा क्या वो मास के प्रोपोर्शनल है। देखो रेडियस थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, और टोटल एनर्जी याद हो गया, फॉर्मूला या पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है चार्ज की।
रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। बस ये दो ही तो वेरिएशन पूछता है। टोटल बड़े वाले फॉर्मूले चाहिए नहीं, तो छोटे वाले जो काम हो जाएगा। जनरली मास का पूछता है, कई बार पूछता है ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो मास पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी कौन सी जो मास बढ़ाने पे घटेगी, रेडियस कौन है बढ़ेगी, टोटल एनर्जी। हमारी बात में वैसे टोटल एनर्जी घटेगी क्योंकि नेगेटिव में होती है ना, क्या बेटा, मास की वैल्यू जितनी बढ़ेगी और नेगेटिव आएगी। आप लोग जो ध्यान से कि ये टोटल एनर्जी है, ये क्या है बेटा आपकी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी रे, तो अलग से फॉर्मूला देने इसका डबल, -27.2 जेड स्क्वायर बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो बढ़ेगी मास पे। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो मास हो गया। अब हमसे क्या कहता है कि जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है, मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो क्या ये दोनों घटेंगी, ये बढ़ेगी, बोलो कोई दिक्कत है। तो मैं कहते हैं हाइड्रोजन है और हीलियम के लिए कौन ज्यादा बड़ा, हीलियम के लिए ये बड़ा है और हाइड्रोजन के लिए ये बड़े है। हाइड्रोजन और हीलियम की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन हीलियम की टोटल एनर्जी में हाइड्रोजन की क्या है बेटा, ज्यादा है, हीलियम की क्या है, कम। हमारी बात में हाँ, वैल्यू की बात करें, अगर वैल्यू में बात करें तो वैल्यू तो इसकी तो माइनस में है, उसमें माइनस में ज्यादा होगी। अरे बात मैग्नीट्यूड में ज्यादा ही है, लेकिन कम वैल्यू वाइज तो मैं कहूंगा नहीं ये वाली वैल्यू क्या है बेटा। तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा ये दोनों घटेंगी, मतलब और नेगेटिव आएंगी, और ये बढ़ेगा, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बने बेटा कि अगर एन बढ़े तो छोटी होंगी ये, और नेगेटिव में जितना छोटा हुआ आंसर उतना बड़ा, लेकिन ये एन बढ़ने पर है तो मतलब लास्ट ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम, और पोटेंशियल क्या होती है, मैक्स, क्या होती है, पोटेंशियल तो मिनिमम होनी चाहिए ना कि किसी फोर्स के जीरो होगी ना बेटा, वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में बात की एक नेगेटिव है यहाँ पर, तो जीरो तो किससे बड़ी हुआ ना बेटा, वैल्यू वाइज तो जीरो से बड़ा हुआ। आगे बात में तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे पूछ लेता है, ऑप्शन में लिखा रहता है कि एन की वैल्यू बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, कम हो रही है, और पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। जेड बढ़ रहा है तो काइनेटिक बढ़ेगा, बाकी दोनों घटेंगे, ये दोनों तो सेम कहानी पे चलेंगे। अब एक को याद रखो, बाकी दो अपने आप आ जाएंगे। आगे बात में ये वाला समझाई दिया तुम्हें, मास वाला। नेक्स्ट वन है बेटा, ज्यादातर मास वाला ही होता है, ये मास के प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली हो रही है, और लेकिन ध्यान रहे मास बढ़ने पे ये वैसे घटता ही है क्योंकि नेगेटिव में होती है ना बेटा, काइनेटिक बढ़ती है। अरे मास के प्रोपोर्शनल रखा है, वैल्यू वाइज तो तुम्हें पता ना, टोटल माइनस में क्या है बेटा, माइनस में, तो क्या करेगी, घटाएगी ना, मैंने साइन बोला है, वैल्यू प्रोपोर्शनल, वैल्यू क्या है। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट। तो हमें पता हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना है, 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, तो हम सबके निकालेंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की आती है -13.6, सेकंड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ की, फिफ्थ की। नेक्स्ट वन है बेटा, व्हेन वी मूव टू हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टोटल एनर्जी इंक्रीज, टोटल एनर्जी क्या हो रही है, आल्सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। गलत लिख दिया शायद, गलत लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेना, इसको थोड़ा सा गलती है, ठीक है ठीक है। एटॉमिक नंबरिंग ये तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट वन बेटा, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+। तो फोर्थ एक्साइटेड मतलब फिफ्थ ऑर्बिट, और थर्ड एक्साइटेड मतलब है फोर्थ ऑर्बिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनर्जी का क्या लेना है, रेशियो, क्या लेना है, रेशियो।
फिर क्या है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयन, दोज एटॉमिक नंबर इज 10। तो फर्स्ट 7 सेकंड ऑर्बिट है, तो आप लोग टोटल निकालो, फिर दुगुना कर करके निकाल लो। टोटल आई उतनी काइनेटिक मैग्नीट्यूड में, और पोटेंशियल है दुगुनी, लेकिन पोटेंशियल किसमें है, नेगेटिव। इफ द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस इज x, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन आयन। तो फोर्थ एक्साइटेड मतलब थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो आप इन दोनों के फोर्थ ऑर्बिट का क्या कर लो, रेशियो निकाल लो, और रेशियो निकाल के क्या निकाल देना, जैसे ये निकला रेशियो, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना x। नेक्स्ट में फाइंड आउट हाइड्रोजन लाइक आयन, दोज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जेड निकालना है बेटा, तो हमें टोटल एनर्जी दे रखी है, एन की वैल्यू सेकंड एक्साइटेड है, तो जेड निकाल दो, जेड ऐड 2, जेड किसका होता है 2, हीलियम प्लस, हीलियम आंसर मत कर देना, वहां ऑप्शन में हीलियम हो तो हीलियम आंसर है, वर्णन करके आ जाना, अगर ऑप्शन में हीलियम प्लस नहीं हो तो क्या करके आना, नन, क्योंकि ये तो हीलियम हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम प्लस है, हीलियम नहीं है। कई बार अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो दे सकता है कि मतलब ऑप्शन में नन दे ही ना, तो आप जैसे हीलियम दिखा, आपको हीलियम का वही दिखा, हीलियम प्लस दिखने में तुम्हें याद आ जाएगा, मास्टर ने क्लास में कहा था हीलियम प्लस को, लेकिन तुम्हें तो दिखेगा ही नहीं, तुम्हें हीलियम दिखा, बाकी तो लिथियम बेरिलियम, हीलियम टिक मारा। नेक्स्ट वन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है बेटा, तो बेटा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, पहले मैंने एन को कांस्टेंट ले लिया, तो ई और जेड स्क्वायर में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा बेटा, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन। चलो जी, बाकी अपन पढ़ेंगे कल।